हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिट कमेटी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का। ऑडिट कमेटी कंपनी एक्ट का सेक्शन 177 उसके अंदर डिटेल्ड प्रोविज़न है, और उसके बाद कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो दूसरा फ्रेमवर्क है वो है सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में से टिल नाउ अब तक हम रेगुलेशन ऑडिट कमेटी के बारे में, दैट इज रेगुलेशन नंबर 18, उसको कवर अप कर चुके हैं। और उसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू रेमुनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन्स, ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट्स, इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, विजिल मैकेनिज्म, ये टॉपिक थे जो हमने कवर अप किए थे। नाउ अब इस चैप्टर में कुछ और गाइडलाइंस बची हुई हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो उनको कवर अप करेंगे और आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स एज टू कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको कवर अप कर चुके हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट एज टू द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म, ये 5 पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ आज अब हम कवर अप करेंगे नंबर 1 पर, तो जो और कमेटीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स के अंदर बताई गई हैं, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। आपको ध्यान होगा जब हमने ऑडिट कमेटी का पहला लेक्चर लिया था तो उसमें सबसे पहला टॉपिक था एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जिसके अंदर हमने डिस्कशन कर ली थी पहले 4 पॉइंट्स की, द मैटर्स विच आर बीइंग एड्रेस्ड बाय द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, उसमें से ये 4 डिस्कस हो चुके हैं। अब नंबर 1 पर मैं आपके साथ पॉइंट नंबर 5, 6, 7, जिसमें नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रेगुलेशन नंबर 19, 20 एंड 21, इन 3 रेगुलेशंस को कवर अप करेंगे। रेगुलेशन नंबर 19, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इन रेगुलेशंस के अंदर। ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? सबसे पहला पॉइंट आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शल कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। अब इस कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा? कमेटी शल कंप्राइज ऑफ एट लीस्ट 3 डायरेक्टर्स, ऑल डायरेक्टर्स शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसमें से 50% इंडिपेंडेंट होने जरूरी हैं, बट यदि कंपनी में सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर हैं देन एट लीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कमेटी मेंबर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंटिटी, आप उसको कमेटी का मेंबर तो बना सकते हो बट वो कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। कमेटी साल में एटलीस्ट एक बार अपनी मीटिंग करेगी और उस मीटिंग का क्योरम ईदर 2 मेंबर और 1/3 whichever is greater, having at least 1 independent director in attendance. Chairperson may be present at the AGM to ensure the shareholders' queries or doubts. So now, अब आपने एक तो रेगुलेशन पढ़ी, रेगुलेशन नंबर 18, जिसमें ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट थी। अब एक पढ़ लिया आपने रेगुलेशन नंबर 19। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो डाउट होता रहेगा इन कमेटीज के बीच में, तो मैंने इन कमेटीज की एक जो मेन पॉइंट्स हैं उनके डिफरेंस का एक ये चार्ट बनाया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है। पेज नंबर 3 के ऊपर ये टेबल है। यहां पर चारों कमेटीज, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इन चारों के की पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं। जैसे अभी यदि मैं आपके साथ इन 2 कमेटीज को डिस्कस करूं, ऑडिट कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी,
ऑडिट कमेटी में भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 3 डायरेक्टर थे, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 3 डायरेक्टर है। कमेटी में जब मैं मेंबर वर्ड यूज करता हूं तो मेंबर का मतलब शेयर होल्डर नहीं है, मेंबर का मतलब जो कमेटी के मेंबर है, और कमेटी का मेंबर कौन हो सकता है? सिर्फ डायरेक्टर हो सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स। कंपनीज जिनमें आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, ऑल मेंबर शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में एटलीस्ट 2/3 शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा दोनों ही कमेटी में। कमेटी की मीटिंग्स, ऑडिट कमेटी एटलीस्ट 4, नॉमिनेशन कमेटी एटलीस्ट 1। क्योरम 2 और 1/3 whichever is higher subject to minimum 2 independent director। लेकिन नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में पहला पार्ट तो सिमिलर है, 2 और 1/3 whichever is higher, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या चेयरपर्सन का एजीएम में होना जरूरी है? मैंडेटरी है। एनआरसी के चेयरपर्सन का उसकी डिस्क्रिप्शन पर है, ऑप्शनल है। कमेटी का रोल शेड्यूल नंबर 2 के पार्ट नंबर सी में बताया गया है। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का रोल शेड्यूल 2 के पार्ट नंबर डी में बताया गया है। जब आप इन प्रोविजंस को पढ़ते हैं तो उस टाइम पर बड़े आसान से लगते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, इस कमेटी की रिक्वायरमेंट क्या थी, उस कमेटी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये एक टेबल जिसके अंदर मेन पॉइंट्स कवर अप किए गए हैं, ये आपको हेल्प करेगा इनके की पॉइंट्स के बीच में डिफरेंशिएशन करने का। देयर आफ्टर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का रोल क्या है? ऑडिट के पेपर में मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, बट फिर भी आप इसको एक बार सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लॉ के पेपर के अंदर भी आप सेक्शन 178 में बातें पढ़ते हैं, वही पॉइंट्स मेनली यहां पर लिखे गए हैं। और एक बार ऐसा करता हूं, मैं आपको बुक में से इसकी क्विक रीडिंग करा देता हूं। बहुत सिंपल से पॉइंट है। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी करेगी क्या? दे विल फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ए डायरेक्टर, और बोर्ड को रिकमेंड करेगी अ पॉलिसी रिलेटिंग टू द रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सोनल एंड अदर एम्प्लॉइज। They will formulate the criteria for evaluation of the performance of independent directors and the board. They devise a policy on the diversity of the board. Identify the person who are qualified to become director or may be appointed in the senior management. Whether to extend or continue the term of appointment of independent director on the basis of the report of their performances. Recommend to the board all remuneration in whatever form that is payable to the senior management. तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। नाम क्या है? नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। मींस वो कमेटी जो नॉमिनेट करेगी, किसको नॉमिनेट करेगी? डायरेक्टर्स को, सीनियर मैनेजमेंट के पर्संस को। एंड रेम्युनरेशन जो क्राइटेरिया फिक्स करेगी, किस पर्पस के लिए? टू डिटरमाइन the remuneration of the managerial personnel as well as the senior management, director, senior management and other employees also. So ये हमारा पॉइंट था कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स का इन रिलेशन टू नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, रेगुलेशन नंबर 19। मेन पॉइंट्स इसके ये हैं जो मैंने नोट्स में कवर अप कर रखे हैं। ये वाला पॉइंट, रोल ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, आप बुक में से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। देयर आफ्टर फिर बात आ जाती है नेक्स्ट कमेटी, और वो है रेगुलेशन नंबर 20 के अंदर, जिसका नाम है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। लिस्टेड एंटिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अब जैसा नाम वैसा काम। स्टेक होल्डर्स मीन्स शेयर होल्डर, गवर्नमेंट, मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, जो भी मेन सिक्योरिटी होल्डर है। मेन स्टेक होल्डर की डेफिनेशन में वैसे तो सारे आ जाते हैं, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, बैंक, मैनेजमेंट, लेंडर, पीएफआई, बट यहां पर प्राइमरीली कौन से स्टेक होल्डर कवर होंगे? सिक्योरिटी होल्डर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। उनकी ग्रीवियंसेस को लुक आफ्टर करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए
जो कमेटी बनाई जाएगी उसको क्या नाम दिया जाएगा? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का। देन एवरी लिस्टेड कंपनी शैल कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। किस टारगेट के साथ? टू लुक इनटू द वेरियस इंटरेस्ट्स ऑफ शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर। इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? जैसे आपने पहली दोनों कमेटी पढ़ी, उनमें वर्ड था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसमें वर्ड है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कमेटी में कितने मेंबर होंगे? ऑडिट कमेटी में भी कहा गया मिनिमम 3, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में मिनिमम 3, इसने भी कहा एटलीस्ट 3, with at least one being an independent director shall be the members of the committee। यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर हैं, then at least 2/3 of the committee member shall be the independent director। Chairperson shall be present at the AGM and this committee shall meet at least once in a year। इसका रोल क्या होगा? इसका रोल स्टेक होल्डर्स के मीन सिक्योरिटी होल्डर, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर की ग्रीवियंसेस को लुक आफ्टर करना, उनका टाइमली समाधान निकालना। ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होंगी? जो ये बातें लिखी गई हैं इन्हीं के रिलेशन में चेक कर लो। असर्टेन, क्या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाई गई है, हैज बीन सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। किस लिए? टू स्पेसिफिकली लुक इनटू द रिड्रेसल ऑफ शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर कंप्लेंट्स लाइक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नॉन रिसीट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन रिसीट ऑफ डिविडेंड एटसेट्रा। असर्टेन फ्रॉम द मिनट्स बुक ऑफ द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी मीटिंग, क्या ये कमेटी प्राइमा फेसी फंक्शनिंग मींस एग्जिस्ट करती है और अपना रोल जो इसको असाइन किया गया है वो परफॉर्म कर रही है। वेरीफाई द इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस पेंडिंग अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिस दिन आप उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया गया है, उस दिन तक की जितनी कंप्लेंट्स हैं क्या उनको कंसीडर किया गया है बाय द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। जनरल पॉइंट्स हैं सारे के सारे जो एज ए ऑडिटर हमें एग्जामिन करने हैं, हमें चेक करने हैं। सो अब यदि इसी कमेटी को डिफरेंशिएट करके चले, अब वापिस इन्हीं कमेटी के साथ बात करेंगे, बार बार इन कमेटी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे ना तो सब कमेटी के प्रोविजंस काफी हद तक रिटेन होना शुरू हो जाएंगे। ऑडिट कमेटी में भी 3 डायरेक्टर थे, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में भी 3 डायरेक्टर हैं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी 3 डायरेक्टर हैं। जब मैं इंडिपेंडेंट की बात करता हूं, ऑडिट कमेटी में कहा गया नॉट लेस देन 2/3, एनआरसी में कहा गया नॉट लेस देन 50%, हाफ हो गया, यहां पर नंबर ही 1 कर दिया गया, एटलीस्ट 1। यदि कंपनी में सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, ऑडिट कमेटी के सारे मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में कहा गया था एटलीस्ट 2/3 होने चाहिए, एसआरसी में भी कहा गया एटलीस्ट 2/3 होने चाहिए। चेयरपर्सन, ऑडिट कमेटी में, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में कहा गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन होगा, बट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में कहा गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन होगा। नंबर ऑफ मीटिंग, ऑडिट कमेटी में 4 मीटिंग है, एनआरसी एज वेल एज एसआरसी दोनों में 1 मीटिंग। ऑडिट कमेटी एनआरसी का क्योरम बताया गया था, बट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का कोई क्योरम नहीं बताया गया। एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को कहा गया कि चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी शैल अटेंड, बट नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी में वर्ड यूज किया गया चेयरपर्सन मे अटेंड, लेकिन फिर जब एसआरसी आता है तो फिर कहा गया चेयरपर्सन शैल अटेंड, तो मैंडेटरी वर्ड डाल दिया हमने यहां पर। रोल पार्ट सी में ऑडिट कमेटी है,
पार्ट डी के अंदर नॉमिनेशन एज वेल एज स्टेक होल्डर दोनों पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 के अंदर आती है। यह हो गया हमारी दूसरी कमेटी जिसका नाम था स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी कमेटी कौन सी है? तीसरी कमेटी है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। यह कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? बीओडी। इसके मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ बीओडी होने चाहिए। इसका मतलब इसमें सारे मेंबर्स डायरेक्टर्स नहीं होंगे, मेजॉरिटी मेंबर डायरेक्टर्स होंगे, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होंगे, बट अदर देन डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी जिनमें सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, फिर एट लीस्ट 2/3 वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। चेयरपर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। बोर्ड का मेंबर मतलब चेयरपर्सन कोई डायरेक्टर हो सकता है, अदर देन डायरेक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर वही बात आ गई, क्या रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में अदर देन डायरेक्टर भी मेंबर हो सकते हैं? हां हो सकते हैं, ये देखो लिखा हुआ है, एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव मे बी द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनीज के एम्प्लॉयज जो सीनियर पोस्ट पर हैं, आप उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट बना सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी साल में एटलीस्ट एक बार मिलेगी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जैसे ऑडिट कमेटी का था, शेड्यूल 2 के पार्ट नंबर सी ने बताया। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का रोल था, शेड्यूल 2 के पार्ट नंबर डी ने बताया। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, शेड्यूल 2 का अगेन पार्ट नंबर डी। लेकिन जब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात करते हैं, बीओडी शैल डिफाइन role and responsibility of risk management committee and delegate monitoring and reviewing the risk management plan to the committee and such other functions as deem fit। और इन functions में साइबर सिक्योरिटी को स्पेसिफिकली आपको कवर अप करना है। और ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज में रिक्वायर्ड है। ईच एंड एवरी लिस्टेड एंटिटी में इस कमेटी का होना जरूरी नहीं है। अब जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो कंपनी लॉ के सेक्शन 177 के अंदर ऑडिट कमेटी के प्रोविजन है, लेकिन 178 में दो कमेटी आ गई, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी भी है और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी भी है। कंपनी एक्ट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कहीं नहीं है वर्ड। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है ये किसकी रिक्वायरमेंट है? ओनली लिस्टेड एंटिटी की रिक्वायरमेंट है जिनके ऊपर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो रही हैं। बट उसके अंदर भी ये ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी लिस्टेड एंटिटी जो रेगुलेशन नंबर 15 में बताई गई थी उनमें से भी सिर्फ किस पर? टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर अप्लाई होगा, ओनली ओवर द टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर। अब एक बार फिर इसके डिफरेंस को देखो चारों कमेटी के, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इन डिफरेंस को अब पढ़ेंगे ना, काफी चीजें आपको पीछे वाली याद हो चुकी होंगी और नहीं होंगी अब हो जाएंगी। रेगुलेशन नंबर 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21। मेंबर ऑडिट कमेटी, एनआरसी एंड एसआरसी तीनों में कहा गया 3 डायरेक्टर एट लीस्ट, बट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर कुछ नहीं कहा गया, नॉट डिफाइंड। बट यह कहा गया कि इस कमेटी में डायरेक्टर्स प्लस सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे कंपनी के, डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट एप्लीकेबल। हां, यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है देन फिर प्रोविजन है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और यही प्रोविजन एनआरसी में एज वेल एज एसआरसी में था।
ऑडिट कमेटी में जिन कंपनीज में आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर हैं 100% मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। बट एनआरसी, एसआरसी एंड आरएमसी इन तीनों के अंदर 2/3 का क्राइटेरिया आ जाता है यदि कंपनी में आउटस्टैंडिंग पड़े हैं सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर। चेयरपर्सन, ऑडिट कमेटी और एनआरसी ने वर्ड यूज किया इंडिपेंडेंट, एसआरसी ने वर्ड यूज किया नॉन एग्जीक्यूटिव, आरएमसी ने वर्ड क्या यूज किया डायरेक्टर। बोर्ड का मेंबर कौन होता है? डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर, क्योंकि इस कमेटी में डायरेक्टर एज वेल एज सीनियर एग्जीक्यूटिव दोनों पर्सन मेंबर हो सकते थे। मीटिंग्स, ऑडिट कमेटी की मीटिंग कम से कम 4 हो साल में, बाकी सबकी एटलीस्ट 1। क्योरम, ऑडिट कमेटी का और एनआरसी का, इन दोनों का क्योरम बताया गया है, लेकिन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का इसका कोई क्योरम एज सच नहीं बताया गया। चेयरपर्सन की अटेंडेंस, ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन शेल वर्ड है, एसआरसी का स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का मैंडेटरी है, शेल वर्ड है। बट एनआरसी के लिए वर्ड जो यूज किया गया चेयरपर्सन में अटेंड, ऑप्शनल है। जहां तक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की बात है कोई प्रोविजन ही नहीं है इसका। रोल ऑफ कमेटी, ऑडिट कमेटी का रोल शेड्यूल 2 के पार्ट नंबर सी में, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का रोल शेड्यूल 2 के पार्ट नंबर डी में, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का रोल शेड्यूल 2 के पार्ट नंबर डी के अंदर ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की, उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ था? बीओडी शैल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कोई शेड्यूल के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये रोल कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिफाइन इट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको डिफाइन करेंगे। सो ये हमारे प्रोविजंस थे अबाउट द कमेटी। तो इसके साथ देखो, अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैटर्स बताए गए हैं उसमें से मैंने आपको EFG और करा दिया। मेन प्रोविजन हो गए हमारे सारे के सारे जितने मेन प्रोविजंस थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडियरीज कंपनीज का। हाउ द सब्सिडियरी कंपनीज आर बीइंग मैनेज्ड बाय द लिस्टेड एंटिटीज। उसके ऊपर कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इन रेगुलेशंस में दी गई है। इसमें कुछ वर्ड यूज किए गए हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। मैं एक बार क्विकली आपको इसकी रीडिंग करा रहा हूं, फिर एक एक पॉइंट को थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे हम। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए, एटलीस्ट one independent director on the board of listed entity shall be a director on the board of an unlisted material subsidiary। एक दूसरा प्रोविजन, लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कमेटी वो अनलिस्टेड सब्सिडियरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रिव्यू करेगी एंड इन पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट्स को। अनलिस्टेड सब्सिडियरी की बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स बुक्स को लिस्टेड एंटिटी की बोर्ड मीटिंग में प्लेस किया जाएगा। अनलिस्टेड सब्सिडियरी की मैनेजमेंट दे शैल पीरियोडिकली लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड के नोटिस में लाएंगे अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द अनलिस्टेड सब्सिडियरी। लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडियरी में अपने शेयर डिस्पोज नहीं करेंगी, जिसके कारण इस सब्सिडियरी कास्ट के अंदर इस लिस्टेड एंटिटी की शेयर होल्डिंग 50% से नीचे चली जाए। इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी होगा। सेम वे में मटेरियल सब्सिडियरी के असेट्स को बेचने का, डिस्पोज ऑफ करने का, लीज पर देने का, कितने असेट्स को? मोर देन 20% ऑफ द असेट्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर it requires prior approval of shareholder by the special resolution। now अब ये इन टोटल 6 पॉइंट हैं, देखिए जरा। एक वर्ड यूज किया गया है अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी, यहां वर्ड यूज किया गया है
अनलिस्टेड सब्सिडियरी, अनलिस्टेड सब्सिडियरी, अनलिस्टेड सब्सिडियरी। लेकिन लास्ट के 2 पॉइंट में वर्ड यूज किया गया है मटेरियल सब्सिडियरी। मटेरियल, मटेरियल वर्ड, मटेरियल वर्ड, अनलिस्टेड वर्ड, अनलिस्टेड वर्ड, अनलिस्टेड वर्ड, और ऊपर अनलिस्टेड एज वेल एज मटेरियल दोनों वर्ड है। ओके, अब देखते हैं एक एक पॉइंट को ये क्या कहता है। लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एटलीस्ट, अब लिस्टेड कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होंगे ही। लिस्टेड एंटिटी का कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस लिस्टेड एंटिटी की सब्सिडियरी जिसके शेयर लिस्टेड नहीं है और ये सब्सिडियरी मटेरियल है, तो इसको लिस्टेड एंटिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी इन द बोर्ड ऑफ दिस सब्सिडियरी कंपनी। नाउ मटेरियल सब्सिडियरी की डेफिनेशन क्या है? वैसे तो रेगुलेशन नंबर 16 में, रेगुलेशन नंबर 16 जिसमें डेफिनेशंस दी गई थी, उसमें बताया गया है मटेरियलिटी वर्ड 10% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ पर आता है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन, मटेरियल सब्सिडियरी का मतलब वो सब्सिडियरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ पूरे ग्रुप की, ग्रुप मतलब लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडियरी, पूरे ग्रुप की इनकम या नेटवर्थ के 20% से ज्यादा है। अदरवाइज जनरली क्या चलता है मटेरियलिटी के लिए वर्ड, जो मटेरियल सब्सिडियरी है रेगुलेशन नंबर 16 में, वो 10% का है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए कितना चलेगा? 20% चलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 के लिए जो रिक्वायरमेंट बताई गई है वो रिक्वायरमेंट 10% की ना होकर 20% की होगी। अब मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए जरा। एल लिमिटेड एक पेरेंट लिस्टेड एंटिटी है, 200 करोड़ रुपए की इसकी इनकम है, 2800 करोड़ की इसकी नेटवर्थ हो गई। ये इसकी सब्सिडियरी है, ये लिस्टेड है, अनलिस्टेड, 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 अनलिस्टेड। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लीजिए। इन विच ऑफ द अबव मेंशन्ड सब्सिडियरीज एल लिमिटेड नीड टू हैव इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ इट्स सब्सिडियरीज? कौन सी सब्सिडियरी के बोर्ड में लिस्टेड एंटिटी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा? कौन सी सब्सिडियरी में? वो सब्सिडियरी जो अनलिस्टेड है, पहली बात। इसका मतलब एस लिमिटेड को क्रॉस कर दूं, ये तो लिस्टेड है, अच्छा हो गया। दूसरे नंबर पर बात आ जाएगी अनलिस्टेड, अनलिस्टेड सब्सिडियरी है, लेकिन बीच में एक और वर्ड था मटेरियल। मटेरियल के लिए क्या है? वो सब्सिडियरी जिसकी इनकम पूरे ग्रुप की इनकम के 20% से ज्यादा है। पूरे ग्रुप की इनकम 200, 300, 400, 520, 520 करोड़ का 20%, वो बन गया आपका 20%, 104 करोड़। किसी की भी 104 करोड़ से ज्यादा नहीं है। पूरे ग्रुप की नेटवर्थ देख लो, 28, 5, 33, 34, 44, 46, 49, 5,000 करोड़। इसका 20% बन गया 1000 करोड़। ये तो वैसे ही नहीं थी क्योंकि ये लिस्टेड थी। 1100 ठीक है, 200 नहीं, 300 नहीं, 100 नहीं। ये मटेरियल सब्सिडियरी है। इन पांचों सब्सिडियरी में से मटेरियल सब्सिडियरी जो अनलिस्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? S2 है। तो एल लिमिटेड को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी में, और वो कौन सी होगी? फिर वो होगी S2 लिमिटेड।
ओनली S2। ये प्रोविजन है पहला अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी का। अब इसके बाद आगे के 3 प्रोविजन को देख लो। इन तीनों प्रोविजन में मटेरियल वर्ड नहीं, इसका मतलब सब्सिडियरी जो अनलिस्टेड है, चाहे वो मटेरियल है या इममटेरियल है, अनलिस्टेड सब्सिडियरी ईदर मटेरियल और इममटेरियल। जो लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कमेटी है वो अनलिस्टेड सब्सिडियरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे। शैल आल्सो रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन पर्टिकुलरली द इन्वेस्टमेंट्स जो अनलिस्टेड सब्सिडियरी ने आगे इन्वेस्ट कर रखा है। नंबर 2, अनलिस्टेड सब्सिडियरी की बोर्ड की मीटिंग्स के मिनट बुक वो लिस्टेड एंटिटी की बोर्ड की मीटिंग्स में प्लेस किए जाएंगे। मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडियरी shall be placed at the meeting of the board of the listed entity। नंबर 3, जो अनलिस्टेड सब्सिडियरी की मैनेजमेंट है वो पीरियोडिकली जो ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस या अरेंजमेंट अनलिस्टेड सब्सिडियरी में हो रही हैं उनको नोटिस में लाएंगे। किसके नोटिस में? लिस्टेड एंटिटी की बोर्ड के नोटिस में। मैनेजमेंट ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडियरी shall periodically bring to the notice of the board of the listed entity a statement of all significant transactions and arrangements entered into by the unlisted subsidiary। पहला पॉइंट किसका? अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडियरी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसके? अनलिस्टेड सब्सिडियरी। मटेरियल वर्ड नहीं है। लेकिन अब 5th एंड 6th, अब यहां पर लिस्टेड वर्ड गायब कर दिया, सॉरी अनलिस्टेड वर्ड गायब कर दिया और वर्ड क्या आ गया? मटेरियल। यदि मटेरियल सब्सिडियरी है, अब यहां पर मटेरियलिटी किस पर चलती है? वो 10% पर चलेगी। रेगुलेशन नंबर 16 की जो डेफिनेशन है, रेगुलेशन नंबर 16 में जो मटेरियल सब्सिडियरी की डेफिनेशन है 10% की, वो अप्लाई होगी। देखिए अब क्या प्रोविजन है। लिस्टेड एंटिटी shall not dispose of shares in its material subsidiary जिसके कारण इस सब्सिडियरी में इसका कंट्रोल सीज कर जाए या इसकी शेयर होल्डिंग 50% से नीचे चली जाए, तो लिस्टेड एंटिटी ऐसी सब्सिडियरी के शेयर्स को बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के नहीं बेचेगी। इन एडिशन, ऐसी मटेरियल सब्सिडियरी जो मटेरियल है मींस 10% ऑफ नेट इनकम या 10% ऑफ नेटवर्थ, पूरे ग्रुप की नेटवर्थ का 10% या पूरे ग्रुप की इनकम का 10% इस सब्सिडियरी की वर्थ या इनकम है। इस सब्सिडियरी के 20% से ज्यादा असेट्स को बेचा नहीं जाएगा, डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा, लीज पर नहीं दिया जाएगा अनलेस स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड। मेंबर्स की मीटिंग में इसका एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है। सो जब तक स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं होता है तब तक मटेरियल सब्सिडियरी अपने 20% से ज्यादा असेट्स को सेल नहीं कर सकती, डिस्पोज नहीं कर सकती, लीज पर नहीं दे सकती। और 5th और 6th पॉइंट के लिए मटेरियल सब्सिडियरी की डेफिनेशन 10% के ऊपर चलती है, लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट था उसके लिए मटेरियल सब्सिडियरी की डेफिनेशन 20% के ऊपर चलती है। राइट, ये थे हमारे प्रोविजन रेगुलेशन नंबर 24 के। तो अब देखो ये वाला पॉइंट भी हो गया। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वेरियस मैटर्स थे उसमें से हमने पहले 8 पॉइंट कवर अप कर लिए, ये हमारे मेन पॉइंट। अब इसके कुछ छोटे छोटे से पॉइंट बचे हुए हैं, दो दे आर नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस और रेयरली ही उनमें से कभी क्वेश्चन आया हो, बट फिर भी एक बार हम क्विकली उनको भी कवर अप कर लेते हैं। जो जो फिर भी थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे
या ऐसे क्वेश्चन जिन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं या इंटीग्रेटेड केस स्टडीज बन सकती हैं, तो मैंने उनको तो फिर भी नोट्स में ही कवर अप कर लिया। बट कुछ टॉपिक बिल्कुल ही ऐसे हैं जो प्योर थ्योरेटिकल हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हाँ कि आपके डिस्क्लोजर क्या करने हैं, ये पॉइंट्स बताओ, तो वो पॉइंट्स तो मैंने नोट्स में कवर नहीं करे, क्योंकि वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के अंदर भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते कभी भी। सो सेफली यदि स्किप करना चाहो कर सकते हो। अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 27, लिस्टेड एंटिटी को क्वार्टरली बेसिस पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक कंप्लायंस रिपोर्ट इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी है। एंड इस क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट में जितनी भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है विद रिलेटेड पार्टीज, उनकी प्रिस्क्राइब्ड डिटेल को डिस्क्लोज करना है। रिपोर्ट shall be signed by either compliance officer or chief executive officer of the listed entity। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वार्टरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट है जो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना है क्वार्टर क्लोज होने के 15 दिन के अंदर अंदर। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन शेड्यूल 2 का पार्ट नंबर ए, मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बीओडी। जो शेड्यूल 2 है वो सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है। पार्ट ए, मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड। पार्ट बी, सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन। पार्ट सी, ध्यान आया, आज ही पढ़ा, बार बार जिक्र किया उसका, ऑडिट कमेटी के रोल की बात करता है। पार्ट डी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के रोल की बात करता है। तो शेड्यूल 2 के पार्ट ए में मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड, ये सारी, इनमें अब समझाने का कुछ भी नहीं है। और क्या इनको लर्निंग करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बनता है? आई डोंट थिंक सो। ना इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता, ना ही इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव बनता। बट फिर भी यदि आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, देन आप बुक में से इसको फिर रिवाइज कर लीजिएगा। बट अदरवाइज इन माय ओपिनियन इस टॉपिक का रिस्क लिया जा सकता है। बहुत रेयरली मैं ऐसे वर्ड को यूज करता हूं जब मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में भी मुझे कोई ये खासा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। नेक्स्ट, सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन। जो कंपनी का एंटिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या सीएफओ है और एनी अदर पर्सन जो फाइनेंस फंक्शन को हेड करता है, वो एक सर्टिफिकेट बनाकर देगा बोर्ड को, दैट क्या क्या चीजें, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को रिव्यू किया है फॉर द ईयर एंड हमारी नॉलेज के हिसाब से हम मानते हैं इन स्टेटमेंट में कोई भी सिग्निफिकेंट अनट्रू स्टेटमेंट नहीं है, किसी मटेरियल फैक्ट को नहीं छुपाया गया, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट मिसलीडिंग जानकारी नहीं देती है। ये स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनीज अफेयर्स एंड दे आर इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ एंड रेगुलेशन। सो सीईओ सीएफओ ने अपने सर्टिफिकेट में सबसे पहले क्या लिखा, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को, अब अकाउंट्स वालों से पूछो यदि जिनको अकाउंट्स की नॉलेज है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग लिखने की कोई जरूरत थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही तो पार्ट होता है। बट चलो लिख दिया है, अब कुछ नहीं कर सकते हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने रिव्यू की है और हमारी नॉलेज एंड बिलीविंग के हिसाब से इन स्टेटमेंट्स में कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई अनट्रू स्टेटमेंट नहीं है, कोई मटेरियल फैक्ट ओमिटेड नहीं है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करती हैं ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स का एंड आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद ऑल एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लॉ एंड द रेलिवेंट रेगुलेशंस। नंबर 2,
कोई ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं है जो फ्रॉड, इलीगल या कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के वायोलेशन में हुई हो। दे एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग internal controls with respect to financial reporting. They indicated to the auditor and to the audit committee क्या क्या चीजें, यदि ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है इन इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ड्यूरिंग द ईयर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज, या कोई सिग्निफिकेंट फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ हो, तो ये हमने ऑडिटर को एज वेल एज ऑडिट कमेटी को इंडिकेट कर दिया था। तो ये जो कंटेंट है ये आपको याद करने हैं, सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन के कंटेंट्स। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कंटेंट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये शेड्यूल 5 के अंदर है। शेड्यूल 5 किसका है? एनुअल रिपोर्ट का। शेड्यूल 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है, एंड शेड्यूल 5 एनुअल रिपोर्ट का है। इसका पार्ट ए बी सी डी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। पार्ट ए में मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड, पार्ट बी सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन, पार्ट नंबर सी रोल एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, पार्ट डी रोल एंड फंक्शंस ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अब बात करते हैं शेड्यूल 5 की एनुअल रिपोर्ट की दो रिक्वायरमेंट्स को। एक मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये वर्ड पहले भी कहीं पढ़ा है। हाँ, जो ऑडिट कमेटी है उसको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस जो एनुअल रिपोर्ट में लगाया जाता है उसका मैंडेटरी रिव्यू करना होता है। ध्यान है, रेगुलेशन नंबर 18 जब हमने कवर अप किया था तो रेगुलेशन नंबर 18 के मैंडेटरी रिव्यू एरिया के अंदर जो पॉइंट थे उनमें ऐसा सबसे पहला पॉइंट ही इसी चीज का था। मैंडेटरी रिव्यू एरिया में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जिसके अंदर मैनेजमेंट का आउटलुक, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कवर अप इसके अंदर देनी होती हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर। रेशोज के सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। इसका क्वेश्चन आई थिंक सो एक बार एग्जाम में आया हुआ है। वैसे तो जस्टिफाई बनता नहीं है ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में पूछना, बट आई थिंक सो एक बार आया हुआ है इसका क्वेश्चन। जी हाँ, नवंबर 13 में आया हुआ है, 4 मार्क्स का, कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। अब ये जो कंटेंट हैं सारे, ये मैंडेटरी रिव्यू एरिया के टाइम पर भी मैंने आपके साथ एक बार क्विकली रीड किया था, तो अब आप इनको लर्न कर लीजिएगा। हो सकता है पूछ लें, बट अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज से 7 इयर्स बैक ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट अब इतने सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, जिनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। देयर आफ्टर फिर आ गया शेड्यूल 5 के अंदर पार्ट ई, जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट की बात करता है। अभी मैंने आपको रेगुलेशन नंबर 27 कराया। रेगुलेशन 27 में बोर्ड को, कंपनी को, लिस्टेड एंटिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस की एक रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पर क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को देनी होती है, जिसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का पूरा कंप्लीट डिस्क्लोजर आता है। नाउ अब ये जो सर्टिफिकेट है ये किससे लेना है? ईदर फ्रॉम द ऑडिटर
और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, किस पर्पस के लिए? रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट थी रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर रेगुलेशन नंबर 27 एज वेल एज शेड्यूल नंबर 2, क्या वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हुई हैं या नहीं हुई है। और जो ये सर्टिफिकेट है ये डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के साथ अटैच किया जाएगा, एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनेगा एंड विल बी सेंट टू ऑल द शेयर होल्डर्स। द कंपनी shall obtain a certificate from either auditor or practicing company secretary regarding compliance of conditions of corporate governance and annex the certificate with the director's report, which is sent annually to all the shareholders। और इस सर्टिफिकेट की एक कॉपी एनुअल रिपोर्ट के साथ स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजी जाएगी। तो दो चीजें हो गई, एक तो क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट है और दूसरी कंप्लायंस सर्टिफिकेट है। कंप्लायंस रिपोर्ट कंपनी खुद बना करके देगी स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली बेसिस पर, क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर। इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन नंबर 27। हाउएवर कंप्लायंस सर्टिफिकेट कंपनी को लेना है ईदर फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर और फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी in relation to compliance of corporate governance requirement, and this certificate should be annexed to the director report and should be sent to all the shareholder as well as to the stock exchange। Now, अब इसके बाद एक बहुत बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट है उससे बहुत ज्यादा कहीं ये आसान क्वेश्चन है। जब ऑडिटर से आप एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहे हैं तो उस कंप्लायंस सर्टिफिकेट को इशू करते वक्त जो ऑडिटर है या कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी क्या अपनी इस सर्टिफिकेट के अंदर कोई नेगेटिव, कोई एडवर्स कमेंट डालेंगे क्या? जी हां, यदि किसी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस नहीं हुआ तो क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? यदि मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है, ऑडिट कमेटी के नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर 3 से कम है, एनआरसी में 3 से कम है, एसआरसी में 3 से कम है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2/3 से कम है, 50% से कम है, नहीं है, आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर सारे मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, 2/3 से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, 4 मीटिंग नहीं हुई, 1 मीटिंग नहीं हुई, क्योरम नहीं था, ये सारे क्या है? एडवर्स। रेगुलेशन 24 पढ़ी आपने, मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडियरीज, रेगुलेशन 17 पढ़ी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन, रेगुलेशन नंबर इसके अलावा रेगुलेशन 22, 23, 24 बहुत सारी रेगुलेशंस में 25, 26 ऑब्लिगेशंस है डायरेक्टर्स की, सीनियर मैनेजमेंट्स की, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स की कंडीशन है, बोर्ड मीटिंग्स के क्योरम की कंडीशन है, ऑडिट कमेटी एक इंडिविजुअल पर्सन कितनी ऑडिट कमेटी में मेंबर बन सकता है। यदि कहीं पर भी नॉन कंप्लायंस है तो ऑडिटर क्या करेगा? एडवर्स कमेंट देगा ना। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 या 3 बार एग्जाम में आया हुआ है, 4 बार। नवंबर 16 में, मई 18 में, अक्टूबर 18 के मॉक टेस्ट पेपर में, नवंबर 19 में फिर डिस्कस सम सिचुएशन विच मे रिक्वायर एन एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव सर्टिफिकेट। अबव सर्टिफिकेट मतलब कंप्लायंस सर्टिफिकेट। देखो अब इनके जरा पॉइंट्स को एक बार पढ़ लो, वापिस से चीजें रिवाइज हो जाएंगी। नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज लेस देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये कहां पढ़ा? रेगुलेशन 17(1) में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन में, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल हैव एन ऑप्टिमम कंपोजिशन, और ऑप्टिमम कंपोजिशन में क्या था? एटलीस्ट 50% क्या हो? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो।
क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी नहीं बनाई गई। ऑडिट कमेटी का चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। ऑडिट कमेटी ने 1 साल में 4 मीटिंग नहीं की। नेसेसरी पावर जो ऑडिट कमेटी को देनी चाहिए थी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो नहीं दी गई। टाइम गैप इन बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग 120 डेज से ज्यादा का है। डायरेक्टर 10 से ज्यादा कमेटी में मेंबर है या 5 से ज्यादा कमेटी का चेयरपर्सन है। इंफॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी की वेबसाइट पर नहीं डाला गया, ना ही स्टॉक एक्सचेंज को भेजा गया जिस स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है। शेयर ट्रांसफर की पावर डेलीगेट नहीं की गई है टू ऑफिसर, टू कमेटी और टू द रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये 2 पॉइंट बेसिकली अभी हमने पढ़ने हैं मिसलेनियस के अंदर। पहले 7 पॉइंट्स तो बेसिकली कमेटीज के थे। आप इनके अलावा भी रेगुलेशन 17 के पॉइंट्स हैं, 1 के 17(6) के पॉइंट्स थे रेम्यूनरेशन के, या फिर इसके बाद डायरेक्टर्स की ऑब्लिगेशंस थी, सीनियर मैनेजमेंट की ऑब्लिगेशंस थी। कोई भी पॉइंट डाल सकते हैं इसके अंदर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो कितना आसान क्वेश्चन है। नाउ अब इसके बाद बढ़ते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर। पहला टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। ध्यान आ रहा है, कहीं पढ़ा था मैंडेटरी रिव्यू एरिया ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी को अपने मैंडेटरी रिव्यू एरिया में जो डेविएशन की स्टेटमेंट्स होती थी, एक क्वार्टरली स्टेटमेंट और दूसरी एनुअल स्टेटमेंट, इनको मैंडेटरली रिव्यू करना है। तो वही रिक्वायरमेंट है कि जो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन बनानी है और सबमिट करनी है। रेगुलेशन नंबर 32 कहता है कि जो लिस्टेड एंटिटी है वो स्टॉक एक्सचेंज को अपने पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू की क्वार्टरली बेसिस पर 2 स्टेटमेंट देगा। पहली स्टेटमेंट, डेविएशंस इफ एनी इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट which are being stated in the prospectus or offer document or explanatory statement to the notice। एक्चुअल आपने किस पर्पस के लिए यूज किया और ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या पर्पस आपने बताया था, उसकी डेविएशन क्वार्टरली बेसिस पर आपको बतानी है। इसके अलावा यही डेविएशन आपको कैटेगरी वाइज भी बतानी है, projected utilization and actual utilization in a relation to capital expenditure, sales, marketing, advertisement, promotion, working capital, etc. कैटेगरी वाइज डेविएशन। और ये जो स्टेटमेंट है ये आप तब तक देते रहेंगे जब तक इशू का पैसा पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता या जिन पर्पस के लिए फंड्स रेज किए गए थे वो पर्पस अचीव नहीं हो जाते। ऑब्जेक्टिव है कि जिस पर्पस के लिए पैसा लिया गया था उस पर्पस के लिए इस पैसे को यूटिलाइज करना है, और यदि आपने कोई मिस यूटिलाइज कर लिया तो ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट तो जाएगी मिस यूटिलाइजेशन की। सो 2 स्टेटमेंट हैं डेविएशन की जो एक लिस्टेड एंटिटी को क्वार्टरली बेसिस पर स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करनी है। नंबर 1, जो पब्लिक इशू, राइट इशू या फिर प्रेफरेंशियल इशू से फंड्स रेज किए गए थे उनके प्रोसीड्स जो आए उनका एक्चुअल यूटिलाइजेशन एंड प्रपोज्ड यूटिलाइजेशन में जो डेविएशन है, और यही डेविएशन आपको कैटेगरी वाइज भी देना है, लाइक वर्किंग कैपिटल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सेल्स, मार्केटिंग, प्रमोशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा, कि जो प्रपोज्ड यूटिलाइजेशन था एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस, और एक्चुअल में उस पैसे को कहां पर यूटिलाइज किया गया है। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन का छोटा सा टॉपिक है रेगुलेशन 32। अब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बाहर की चीजें हैं। रेगुलेशन 17 से 27 कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशन है, बट ये उससे बाहर की चीज है। तो बट स्टडी मटेरियल ने इनको कवर अप कर रखा था तो मैंने इनको नोट्स में कवर कर लिया है। हो सकता है 4 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देयर आफ्टर रेगुलेशन नंबर 33 सब रेगुलेशन 8, लिमिटेड रिव्यू। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लिमिटेड रिव्यू। किसका? ऑडिट का। रिव्यू वर्ड होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में है यूज, बट
अब यहां पर जो वर्ड यूज किया गया रिव्यू, वो यूज किया गया है इन रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ एंटिटीज जिनकी फाइनेंशियल्स को कंसोलिडेट किया जाना है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि जिन जिन सब्सिडियरी, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर के फाइनेंशियल्स को होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंसोलिडेट करना है, उन सब कंपोनेंट की ऑडिट का रिव्यू करेगा कौन? पेरेंट एंटिटी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी shall undertake a limited review of audit of all entities or companies whose accounts are to be consolidated with the listed entity as per AS 21 in accordance with the guidelines issued by the board on this matter. Following persons are required to comply with the prescribed procedures. कौन कौन सब, किन किन पर्सन्स को? ऑल लिस्टेड एंटिटीज, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ये तो वही हो गया कि इन एंटिटीज जिनको कंसोलिडेट करना है ये उनके ऑडिटर। फिर ऑल एंटिटीज जिनके अकाउंट्स कंसोलिडेट होने हैं, मतलब सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, एंड इन सारी एंटिटीज के स्टैट्यूटरी ऑडिटर। Statutory auditor of entities whose accounts are to be consolidated with the financials of listed entity. So ये पॉइंट तो सिर्फ इस बात को कवर अप करता है कि लिस्टेड एंटिटी और उसके कंपोनेंट एंड इन दोनों एंटिटीज के ऑडिटर, इन सबको इंश्योर करना है रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन 8 की कंप्लायंस का। देयर आफ्टर फिर एक छोटा सा टॉपिक और स्टडी मटेरियल ने डाला हुआ है। ये सारे टॉपिक जो हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बाहर रेगुलेशन 17 से 27 में कवर नहीं है, बट क्योंकि स्टडी मटेरियल ने डाल रखे हैं, आई थिंक क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन कभी नहीं आया इनमें से, क्वेश्चन कभी नहीं आया हुआ है इन टॉपिक में से, बट फिर भी मैं एक बार आपको कवर करा रहा हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं क्योंकि स्टडी मटेरियल में डले हुए हैं। इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, लिस्टेड एंटिटी अपनी एनुअल रिपोर्ट सारे सिक्योरिटी होल्डर को एजीएम से 21 डेज बिफोर भेजेगी। इसके साथ यदि मीटिंग में कोई नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होनी है या जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसकी रीअपॉइंटमेंट होनी है, देन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अ ब्रीफ रिज्यूम ऑफ द डायरेक्टर, उस पर्सन का जिसको प्रपोज किया जा रहा है फॉर अपॉइंटमेंट या जिसको रीअपॉइंट किया जा रहा है, उसकी एक्सपर्टीज, नेचर ऑफ हिज एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फंक्शनल एरिया। क्या ये डायरेक्टर जिसकी अपॉइंटमेंट आप प्रपोज कर रहे हैं ये किसी दूसरे डायरेक्टर का कोई रिश्तेदार है, मैनेजिंग डायरेक्टर का बेटा है, कोई भी फैमिली मेंबर है। डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर्स इंटरसी, नेम ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज इन विच दिस पर्सन आल्सो होल्ड द डायरेक्टरशिप एंड द मेंबरशिप ऑफ द कमिटीज ऑफ द बोर्ड्स, शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यदि कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज कर, तो उसको अपनी शेयर होल्डिंग, आपको ध्यान होगा कि डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपनी शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करता है। और इसका पॉइंट मैंने आपको कराया भी था ऑब्लिगेशंस के अंदर, और ये इंफॉर्मेशन कंपनी किसको दे रही है? टू द मेंबर्स। रेगुलेशन 26 में था ना, ये देखो ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर रेगुलेशन 26 में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग इन द लिस्टेड एंटिटी इन विच दे आर प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द नोटिस टू द जनरल मीटिंग कॉल्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर। सो शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर जो हमने कवर अप किया, डायरेक्टर का एक ब्रीफ रिज्यूमे,
डायरेक्टर्स की एक्सपर्टीज किन किन स्पेसिफिक एरियाज में है उसकी एक नेचर, डायरेक्टर्स की आपस में कोई रिलेशनशिप है उसका डिस्क्लोजर, एंड लिस्टेड एंटिटी जिसमें ये पर्सन जिसके नाम को प्रपोज किया जा रहा है ऑलरेडी या डायरेक्टर है या किसी कमेटी में मेंबर है, एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के केस में उनकी शेयर होल्डिंग। इसके बाद फिर डेलीगेशन ऑफ पावर टू ट्रांसफर द सिक्योरिटीज। अभी मैंने आपको जो एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया उसका लास्ट पॉइंट यदि आप देखें तो एक पॉइंट था, शेयर ट्रांसफर की पावर डेलीगेट नहीं की गई टू एन ऑफिसर, कमेटी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एज सच वैसे रिक्वायरमेंट 17 से 27 में नहीं है, बट रेगुलेशन नंबर 40 में कहा गया लिस्टेड एंटिटी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो डेलीगेट करेंगे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज की पावर either to a compliance officer or to a committee or to the registrar or to share transfer agent। बोर्ड या डेलीगेटेड अथॉरिटीज वो इंश्योर करेंगे दैट जो फॉर्मेलिटीज हैं इन अ रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर इंश्योर होती रहे, मींस उनका कंप्लायंस होता रहे। डेलीगेटेड अथॉरिटी अपनी एक रिपोर्ट बनाकर देगी ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द बोर्ड इन द ईच मीटिंग। सो पहली रिक्वायरमेंट क्या आई कि लिस्टेड एंटिटी आपको शेयर ट्रांसफर की एक कमेटी बनानी है, आप कमेटी को ये पावर डेलीगेट करें, या आप कंप्लायंस ऑफिसर को ये पावर डेलीगेट कर दें, या आप रजिस्ट्रार टू इशू को ये पावर डेलीगेट कर दें, या आप एक शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करें उसको ये पावर डेलीगेट करें। बोर्ड या वो पर्सन जिसको ये अथॉरिटी बोर्ड ने डेलीगेट कर दी उनको इंश्योर करना है कि फोर्टनाइटली बेसिस पर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं शेयर ट्रांसफर की उनकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करा दी जाए। दे नीड टू अटेंड टू द फॉर्मेलिटीज, दे नीड टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द फॉर्मेलिटीज। देयर आफ्टर डेलीगेटेड अथॉरिटी को अपनी हर मीटिंग में दे शैल रिपोर्ट किसके ऊपर, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर टू द बोर्ड इन ईच मीटिंग। अब ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, यही ड्यूटी है कि क्या बोर्ड ने अपनी पावर को डेलीगेट किया है, किसको, कमेटी को, शेयर ट्रांसफर एजेंट को, रजिस्ट्रार को या कंप्लायंस ऑफिसर को। क्या बोर्ड या डेलीगेटेड अथॉरिटीज फोर्टनाइटली बेसिस पर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज को इंश्योर करा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, क्या डेलीगेटेड अथॉरिटी इन ईच मीटिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट सबमिट कर रही है। वही पॉइंट ऑडिटर ड्यूटीज के अंदर आ जाएगी। ये सारे मेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रेगुलेशंस के ऊपर कुछ और पॉइंट हैं जो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल के अंदर कवर अप कर रखे हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है ऑब्लिगेशंस ऑफ वेरियस पर्सन इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये टॉपिक इंस्टीट्यूट ने आरटीपी के थ्रू सिलेबस में डाला था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। 18 अक्टूबर 2019 का ये सेबी का एक सर्कुलर है जिसमें इन्होंने कहा कि यदि लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर रिजाइन करते हैं देन कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जिसका कंप्लायंस कराना जरूरी है। इस सर्कुलर के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जो मई 2020 की आरटीपी में आया था। ये मई 2020 की जो अमेंडमेंट एंड आरटीपी की डिस्कशन है उसमें ये टॉपिक पूरा मैंने अलग से डिटेल में कवर अप किया हुआ है। तो इस टॉपिक को आप कवर अप करना चाहें तो वहां से कर लें। एज सच मेरी ओपिनियन में कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन फ्रेम करेगा। हाँ, क्योंकि ये सर्कुलर आया था, नया आया है पॉइंट, नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इसलिए इसको मैंने अलग से ही अराउंड 50 मिनट्स का, शायद वो 45 to 50 मिनट्स का एक कंप्लीट वीडियो है इसी सर्कुलर के ऊपर। तो वो वीडियो आप अलग से देखना चाहें तो देख सकते हैं। सो विद दिस
जो हमारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स थी, रेगुलेशंस थी, वो सारी की सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड चैप्टर कंप्लीट है। अब आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बिना काम नहीं बनेगा, रेगुलरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो इस सेशन को करेंगे यहीं पर ओवर और नेक्स्ट सेशन में कंपनी ऑडिट के जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।